थकान आ गया, वो थक करके बैठ जाता है। उस स्थिति में मालिश करवाने पर या गर्म पानी से स्नान करने पर ऐंठन से तुरंत आराम मिल जाती है। यह आप देखिएगा कि सामान्य रुपए की मालिश करवाने से ऐंठन से मुक्ति मिल जाती है। क्यों? तो जैसे ही क्या बोल रहे थे, मालिश करवाने पर क्या होता है कि रक्त का प्रवाह बहुत तेजी के साथ बढ़ जाता है। ब्लड का सर्कुलेशन में क्या आ जाता है? तेजी। अब ब्लड का सर्कुलेशन में तेजी आ जाता है तो कोशिकाओं के भीतर बहुत तेजी से ऑक्सीजन पहुंचने लगता है। ऑक्सीजन पहुंचाने की जिम्मेदारी ब्लड के पास ही है। ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन को सारे कोशिकाओं में भेजते रहता है। तो एक समान सा प्रश्न ये पूछा जाता है कि मालिश करवाने पर आराम क्यों हो जाता है? तो मालिश करवाने पर रक्त संचार बढ़ जाता है जिससे कोशिकाओं के भीतर ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है। जैसे ही कोशिकाओं के भीतर ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ती है, लैक्टिक एसिड उस ऑक्सीजन से रिएक्ट करके किसी दूसरे मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं और लैक्टिक एसिड खत्म, ऐंठन खत्म। क्लियर हो गया? श्वसन के प्रकार समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? जंतुओं के शरीर में या मानव के कोशिकाओं में जब अवायवीय श्वसन होगा तो इथाइल अल्कोहल बनेगा कि लैक्टिक एसिड? क्या बनेगा? अवायवीय श्वसन के दौरान इथाइल अल्कोहल का निर्माण कहां कहां किन किन के कोशिकाओं में? बैक्टीरिया और पौधे के कोशिका में। तो याद रखना है क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है। अवायवीय श्वसन में इथाइल अल्कोहल भी बनते हैं, अवायवीय श्वसन में लैक्टिक एसिड भी बनते हैं। तो याद रखना है इथाइल अल्कोहल बैक्टीरिया में बनता है और पौधे के कोशिका में। जंतु और मानव के कोशिका में कोई दिक्कत नहीं ना? तो अवायवीय और वायवीय श्वसन समझ गए ना? आइए दोस्तों अगला पॉइंट पर एक बार सरसरी निगाह डाल लीजिए तो तब अगला टॉपिक क्या है दोस्तों? अभी चलिए, लेकिन उतना नहीं जितना प्रकाश संश्लेषण था। प्रकाश संश्लेषण के तो बारे में पढ़े थे कि यह ब्रह्मांड की सबसे जटिल अभिक्रिया है। तो श्वसन कोशिकाओं के भीतर होता है, जीवित कोशिकाओं के भीतर होता है और जीवित कोशिकाओं के भीतर श्वसन 2 स्टेज में जाकर कंप्लीट होता है। कितने स्टेप में जाकर? 2 स्टेप में जाकर। पहला स्टेज है ग्लाइकोलाइसिस। ये पहला है, शुरुआत में क्या होता है? और दूसरा है क्रेब साइकिल। तो श्वसन की पूरी प्रक्रिया जो जीवित कोशिकाओं के भीतर में होता है वह 2 स्टेप में जाकर कंप्लीट होता है। एक ग्लाइकोलाइसिस है और दूसरा क्रेब साइक्लिक है। पहले ग्लाइकोलाइसिस होगा और ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट होने के बाद क्रेब साइक्लिक होगा। पहले ग्लाइकोलाइसिस होगा और उसके बाद क्रेब साइक्लिक होगा। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कोशिका के कोशिका द्रव में होता है, कोशिका के कोशिका द्रव में होता है, जबकि क्रेब साइक्लिक माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव में संपन्न होता है और जबकि क्रेब साइक्लिक कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो श्वसन की पूरी प्रक्रिया कितने अवस्थाओं में संपन्न होती है? 2 अवस्थाओं में संपन्न होती है। श्वसन की पहली अवस्था क्या है और दूसरी अवस्था क्या है? बिना ग्लाइकोलाइसिस का क्रेब साइक्लिक संभव नहीं है।
जिस तरह प्रकाश संश्लेषण में लाइट होने के बाद ही डार्क स्टार्ट होता है, उसी तरह श्वसन में भी जब ग्लाइकोलाइसिस हो जाएगा उसके बाद ही क्रेब साइक्लिक संपन्न होगा। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कोशिका के किस भाग में? साइटोप्लाज्म अर्थात कोशिका द्रव्य में होता है, जबकि क्रेब साइक्लिक की प्रक्रिया कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्रेब साइक्लिक कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब दोस्तों यह दोनों अभिक्रिया भी काफी लेंदी है, यानी दोनों के अंतर्गत बहुत बड़े बड़े रिएक्शन है। हम यहां आपको शॉर्ट में समझा देते हैं दोनों प्रक्रिया को, और इतना ही हमारे एग्जाम के लिए काफी रहेगा। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब साइक्लिक थोड़ी जटिल प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत कई अभिक्रियाओं की एक श्रृंखलाएं रहती है। कोई एक अभिक्रिया ग्लाइकोलाइसिस या क्रेब साइक्लिक नहीं है, बल्कि कई अभिक्रियाओं की एक श्रृंखला है ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब साइक्लिक। तो हम ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब साइक्लिक के अभिक्रियाओं के श्रृंखला में नहीं जाएंगे, बल्कि आसान तरीके से समझ लेते हैं कि आखिर ग्लाइकोलाइसिस में होता क्या है और क्रेब साइक्लिक में होता क्या है। तो ग्लाइकोलाइसिस कोशिका के किस भाग में होता है? कोशिका द्रव्य में होता है, और ग्लाइकोलाइसिस के लिए ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं है। ग्लाइकोलाइसिस के दौरान देखिए सो रहे हैं, आइए दोस्तों, जब भी नींद आए ख्यालों में वर्दी को याद कीजिए। क्या लगता है कोई भी दरोगा बन जाएगा? क्लास में जो सोएगा, आज भर हम मौका दे रहे हैं। ठीक है, सबसे तो दिक्कत है ऑनलाइन वाला, सब सो जाएगा तो उसको कैसे धारेंगे ना। ठीक है, ऑनलाइन वाला सब भी जान लीजिए। ठीक है, और दिल पर हाथ रखकर कसम खा लीजिए, क्योंकि विद्या कसम का कोई वैल्यू विद्या कसम का डर बच्चे तक रहता है। जैसे हमारे समय में स्कूल में सब कहता, तो इसीलिए जितने भी बनते तक इसकी क्रेब साइक्लिक क्या होगा? ऐसा नहीं हो सकता पहले क्रेब साइक्लिक हो जाएगा, ऐसा कदापि नहीं हो सकता है। अब ध्यान दीजिए कि ग्लाइकोलाइसिस में ऑक्सीजन की कोई जरूरी नहीं है। आज प्रकार की GF का कसम खा रहे हैं। ठीक है, आज तो देखो यहाँ बाबू शादी होने में दिक्कत है। आइए ग्लाइकोलाइसिस में ऑनलाइन में यही दिक्कत है, कुछ भी लिख डालिए नहीं। तो ग्लाइकोलाइसिस में ऑक्सीजन की कोई जरूरी नहीं है, ऑक्सीजन की कोई जरूरी नहीं है। तो बिना ऑक्सीजन के ग्लाइकोलाइसिस के दौरान ग्लूकोज टूटता है, कहां? तो कोशिका द्रव्य में। और ग्लाइकोलाइसिस के दौरान ग्लूकोज के अणु टूट करके पायरुवेट अम्ल बनाता है। क्या बनाता है? हाँ, यह है पायरुवेट अम्ल। ठीक है, पायरुवेट अम्ल। ठीक है, पायरुवेट अम्ल का फार्मूला होता है C3H4O3, और इसके बाद बनता है 4 हाइड्रोजन के परमाणु, और इसके बाद बनता है 2 ATP। क्या बनता है? 2 ATP। क्लियर हो गया? तो ग्लाइकोलाइसिस कहां पर हुआ? तो कोशिका के कोशिका द्रव्य में हुआ, और इस ग्लाइकोलाइसिस के दौरान ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन का
टूट गया और ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन का टूट करके ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन का टूट करके ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन का टूट करके क्या बनाया? पायरुवेट अम्ल। बैलेंस करिएगा तो यहां पर 2 आ जाएगा। देखिए बैलेंस हो गया, 3 दूनी 6, 4 दूनी 4, 12। तो बैलेंस हो गया जी। तो ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है? तो ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन का टूट करके पायरुवेट अम्ल 4 हाइड्रोजन का परमाणु और 2 एटीपी ऊर्जा बनाता है। अब जब अवायवीय शोषण होता है तो अवायवीय शोषण में ग्लाइकोलाइसिस होने के बाद ही प्रक्रियाएं समाप्त हो जाती है, शोषण समाप्त हो जाता है। यानी अवायवीय शोषण में क्रेब्स साइकिल होता ही, केवल क्या होता है? इसीलिए अवायवीय शोषण में कितना एटीपी बन रहा था? 2 एटीपी बन रहा था। और अवायवीय शोषण के दौरान जो ये पायरुवेट अम्ल और हाइड्रोजन परमाणु है, ये दोनों या तो इथाइल अल्कोहल बन जाएगा या लैक्टिक एसिड बन जाएगा, या तो इथाइल अल्कोहल बन जाएगा या लैक्टिक एसिड बन जाएगा। क्लियर हो गया ना? कोई दिक्कत नहीं ना? एक ग्लूकोज के अणु के टूटने से कितना एटीपी, कितना पायरुवेट अम्ल बना, कितना हाइड्रोजन परमाणु? 4। अब जब अवायवीय शोषण होता है तो ग्लाइकोलाइसिस होने के बाद ही शोषण क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। और ये जो पायरुवेट अम्ल और हाइड्रोजन परमाणु बने हैं, ये दोनों ही पौधा और जीवाणु में इथाइल अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, और जंतु में ये दोनों लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और 2 एटीपी ऊर्जा बन जाता है। जैसे ही पायरुवेट अम्ल और हाइड्रोजन परमाणु बना, अर्थात जैसे ही ग्लाइकोलाइसिस हुआ, उसके बाद शुरू होता है श्वसन की अगली प्रक्रिया, यानी क्या? क्रेब्स साइकिल। और इसका नाम क्रेब्स साइकिलिक इसलिए है कि एक साइंटिस्ट ने इस प्रक्रिया की खोज की थी जिसका नाम था हैंस क्रेब। और हैंस क्रेब के खोज के कारण ही इसका नाम क्या पड़ गया? क्रेब्स साइकिल पड़ गया। क्या पड़ गया दोस्तों? क्रेब्स साइकिल पड़ गया। कोई दिक्कत नहीं ना? अब क्रेब्स साइकिल कहां होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। अब क्रेब्स साइकिल के दौरान क्या होता है दोस्तों? क्रेब्स साइकिल के दौरान होता यह है कि पायरुवेट अम्ल C3H4O3, ये क्या है दोस्तों? पायरुवेट अम्ल का निर्माण ग्लाइकोलाइसिस या क्रेब्स साइकिल के दौरान। अब क्रेब्स साइक्लिक जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जो श्वसन का दूसरा स्टेज और अंतिम स्टेज है, इसमें पायरुवेट अम्ल टूटते हैं। और पायरुवेट अम्ल टूट करके, एक पायरुवेट अम्ल टूट करके कितना एटीपी बना देते हैं? 15 एटीपी। और टोटल एक ग्लूकोज से कितना पायरुवेट अम्ल बना था? 2। तो कितना एटीपी बना? और उसके बाद क्रेब्स साइकिल के दौरान 4 हाइड्रोजन परमाणु अतिरिक्त कितना बनाते हैं? 6 एटीपी। और इस तरह से क्रेब्स साइकिल कंप्लीट हो जाने के बाद कितना एटीपी बनता है? 36 एटीपी बनता है। और 2 एटीपी कहां बना था? ग्लाइकोलाइसिस में। और इस तरह से ग्लाइकोलाइसिस क्रेब्स साइकिल दोनों संपन्न हो जाने के बाद एक ग्लूकोज अणु से 2 + 36 यानी कितना? 38 एटीपी बन गया। क्लियर हो गया? यानी ग्लाइकोलाइसिस में पायरुवेट अम्ल बनते हैं और क्रेब्स साइक्लिक में पायरुवेट अम्ल का विखंडन करके एटीपी का क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। कोई दिक्कत दोस्तों? समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? श्वसन की किस प्रक्रिया में पायरुवेट अम्ल का विखंडन होता है? क्रेब्स साइक्लिक में। श्वसन की किस अभिक्रिया में पायरुवेट अम्ल का निर्माण होता है? ग्लाइकोलाइसिस में। और श्वसन के किस अभिक्रिया के दौरान पायरुवेट अम्ल का विखंडन होता है? क्रेब्स साइक्लिक में। किसमें? क्रेब्स साइक्लिक के दौरान एक पायरुवेट अम्ल विखंडित होकर कितने एटीपी बनाने में सक्षम होते हैं? 15 एटीपी। चूंकि एक ग्लूकोज के टूटने से 2 पायरुवेट बनते हैं, तो 2 पायरुवेट 15 दूनी और 4 हाइड्रोजन परमाणु क्रेब्स साइक्लिक में भाग लेकर कितना एटीपी बनाने में सक्षम है? तो इस तरह क्रेब्स साइक्लिक में कितना एटीपी?
ग्लाइकोलाइसिस में कितना एटीपी, यानी दोनों प्रक्रिया होने के बाद 2 + 36 कितना होता है, 38 एटीपी। क्लियर हो गया। तो इस तरह श्वसन की पूरी प्रक्रियाएं, इस तरह श्वसन की पूरी प्रक्रियाएं कितने स्टेप में संपन्न होती है, 2 स्टेप में संपन्न होती है। कितने स्टेप में, 2 स्टेप में। कोई दिक्कत, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइक्लिक। ध्यान रखिए, यहां पर हम सिर्फ संक्षिप्त चर्चा किए हैं दोनों का। दोनों ही ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइक्लिक अभिक्रियाओं की एक लंबी श्रृंखलाएं हैं। कोई दिक्कत दोस्तों, एक बार नजर दोहराइए, उसके बाद हम, और नजर कहाँ दोहराना है पता चला ना, नोट पर दोहराइए। देखिए कर रहा है ऑनलाइन वाला कि हम दाल भात चोखा बना रहे हैं, भूख लग गया है। एक लड़का तो ऑनलाइन में गजब का थ्योरी पेश कर दिया है। कह रहा है कि लड़का कम सोता है, लड़की ज्यादा सोता है। कहाँ से डाटा लाते हैं जी? क्रेब्स साइक्लिक के पूरी विस्तार में जाएंगे तो झूठ मूठ का वो लेंदी हो जाएगा और उतनी जरूरत नहीं है दोस्तों। कि वायवीय यानी कि एरोबिक और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है, इसको समझने में तो अब कोई दिक्कत। पहला कि इसमें ऑक्सीजन चाहिए और जबकि इसमें ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता। वायवीय श्वसन ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में ही संभव है, जबकि अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की कोई जरूरी नहीं है। बिना ऑक्सीजन का ही अवायवीय श्वसन होगा। दूसरा अंतर कि वायवीय श्वसन में कोशिका में किसका रहना अनिवार्य है, माइटोकॉन्ड्रिया का, जबकि इसमें कोई माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरी नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया की कोई जरूरी नहीं है। तीसरा कि वायवीय श्वसन में ग्लूकोज अणु पूर्ण विखंडित होते हैं। क्या होते हैं? पूर्ण विखंडित होते हैं। ठीक है, पूर्ण विखंडित होते हैं। जबकि अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज अपूर्ण रूप से विखंडित होते हैं। अपूर्ण रूप से क्या होते हैं? विखंडित होते हैं। तीसरा अंतर ये हो गया, अपूर्ण रूप से विखंडित होते हैं। ठीक है, अगला अंतर आप कह सकते हैं कि वायवीय श्वसन के दौरान एक ग्लूकोज कितना एटीपी देता है? 38 एटीपी। जबकि अवायवीय श्वसन में एक ग्लूकोज टूट करके मात्र कितना? 2 एटीपी देता है। पांचवा अंतर है कि इसमें ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइक्लिक दोनों होता है। क्रेब्स साइक्लिक दोनों होता है, जबकि इसमें अंतर है कि इसमें केवल और केवल क्या होता है? अवायवीय श्वसन में केवल और केवल क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस होता है। केवल और केवल क्या होता है? तो वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होते हैं, जबकि अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होते हैं। वायवीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया का रहना अनिवार्य है, जबकि अवायवीय श्वसन में माइटोकॉन्ड्रिया की कोई जरूरी। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज पूर्ण रूप से विखंडित होते हैं, जबकि अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज अपूर्ण रूप से विखंडित होते हैं। वायवीय श्वसन में एक ग्लूकोज का अणु कितना एटीपी? 38 एटीपी। जबकि अवायवीय श्वसन में एक ग्लूकोज 2 एटीपी। वायवीय श्वसन में ग्लाइकोलाइसिस क्रेब्स साइक्लिक दोनों होता है, जबकि अवायवीय श्वसन में ग्लाइकोलाइसिस होने के बाद ही श्वसन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। अवायवीय श्वसन के दौरान क्रेब्स साइक्लिक नहीं होता है।
क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। आइए दोस्तों, अब तक जो हम पढ़ रहे थे ना वो सारा कुछ कोशिकाओं के, दिक्कत नहीं ना। आइए दोस्तों, अब तक जो हम पढ़ रहे थे ना वो सारा कुछ कोशिकाओं के भीतर हो रहा था। और श्वसन का वह प्रक्रिया जो कोशिकाओं के भीतर होता है उसे क्या कहते हैं? इंटरनल रिस्पिरेशन। क्या कहते हैं? अभी तक हम जो कुछ भी पढ़े अर्थात क्रेब्स साइक्लिक और ग्लाइकोलाइसिस वो सारे के सारे कोशिकाओं के भीतर हो रहे थे। और श्वसन का वह सारा प्रोसेस जो कोशिकाओं के भीतर होता है, श्वसन का वह सारा प्रोसेस जो कोशिकाओं के भीतर होता है उसे हम क्या कहते हैं? इंटरनल रिस्पिरेशन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? इंटरनल रिस्पिरेशन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? इंटरनल रिस्पिरेशन कहते हैं। श्वसन की कुछ प्रक्रिया कोशिकाओं के बाहर भी होते हैं कुछ, और कोशिकाओं के बाहर जो कुछ होते हैं उसे एक्सटर्नल रिस्पिरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सटर्नल रिस्पिरेशन कहते हैं। एक्सटर्नल रिस्पिरेशन। एक्सटर्नल रिस्पिरेशन पर आइए। अभी तक आप कौन रिस्पिरेशन पर थे? इंटरनल, बाह्य श्वसन। देखिए, अवायवीय श्वसन में किसी भी गैस की कोई जरूरी यानी ऑक्सीजन की जरूरी नहीं। तो अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की जरूरी नहीं है, लेकिन वायवीय श्वसन में किसकी जरूरी है? तो वायवीय श्वसन जिन जिन जीवों में होता है और अधिकांश में यही होता है, वायवीय श्वसन में सांस लेना प्लस सांस छोड़ने की प्रक्रिया पाई जाती है। एक अंतर यह भी है वायवीय और अवायवीय श्वसन में। वायवीय श्वसन में सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रक्रिया पाई जाती है, जबकि अवायवीय श्वसन में ये प्रक्रियाएं नहीं पाई जाती है। और वायवीय श्वसन में जो सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रियाएं पाई जाती है, इसी सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बाह्य श्वसन कहते हैं। सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? बाह्य श्वसन का कहते हैं। तो बाह्य श्वसन एक्सटर्नल रिस्पिरेशन क्या है समझ गए ना आप? कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। जीव जिनमें वायवीय श्वसन होता है और अधिकांश में वायवीय श्वसन ही होता है, जिन जिन में वायवीय श्वसन होता है उसमें सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रक्रिया पाई जाती है। और सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? और यह प्रक्रिया पौधों में अलग और जंतुओं में अलग तरीके से होता है। इससे पहले जो हम ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइक्लिक पढ़े, वह जैसे पौधे में होता है वैसे ही जंतु में होता है। लेकिन जब हम बाह्य श्वसन पर आते हैं अर्थात सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया पर आते हैं, तो सांस लेने और छोड़ने अर्थात बाह्य श्वसन पौधे में अलग तरीके से होता है और जंतु में। तो जब अलग अलग तरीके से होता है तो पढ़ना भी अलग तरीके से न पड़ेगा। आइए पहले पौधे के बारे में पढ़ लेते हैं। रिस्पिरेशन इन प्लांट। रिस्पिरेशन मतलब एक्सटर्नल। लिख देते हैं पौधे में श्वसन, और यहां पर श्वसन का मतलब कौन श्वसन से है? बाह्य श्वसन किसे कहते हैं? कोशिकाओं के भीतर जो श्वसन की प्रक्रिया पूरी हुई से आंतरिक श्वसन कहते हैं। और आंतरिक श्वसन जैसे पौधे में होता है वैसे जंतु में होता है।
लेकिन बाह्य श्वसन नहीं होता। वैसे भी आप जानते हैं जैसे हम लोग सांस लेते छोड़ते हैं वैसे पौधा लेता छोड़ता है नहीं होता। तो आइए देख लेते हैं कि बाह्य श्वसन पौधे में कैसे होता है। पौधे के सारे भाग अलग अलग सांस लेते छोड़ते हैं। पौधे के सारे भाग अलग अलग सांस लेते और छोड़ते हैं, अलग अलग। अब पौधे के सारे भाग जो अलग अलग सांस लेते छोड़ते हैं, तो मतलब कि पौधा का जड़ अलग सांस लेता है, तना अलग सांस लेता छोड़ता है, और पत्ती अलग सांस लेता है। पौधे के सभी भाग अलग अलग श्वसन करते हैं, अर्थात अलग अलग सांस लेते और छोड़ते हैं। जड़ अलग सांस लेते छोड़ते हैं, तना अलग सांस लेते छोड़ते हैं, जबकि पत्ती अलग सांस लेते छोड़ते हैं। जड़ में पाए जाते हैं दोस्तों क्या? मूल रोम। तनों में क्या पाए जाते हैं? वातरा। लेकिन बड़े बड़े वृक्ष वाले पौधे के तनों में ही क्या पाए जाते हैं? वातरंध्र। छोटे छोटे जो पौधे होते हैं उसके तनों में वातरंध्र नहीं पाया जाता है। और पत्तियों में क्या पाए जाते हैं? रंध्र। मूल रोम को कहते हैं क्या दोस्तों? रूट हेयर। वातरंध्र को क्या कहते हैं? लेंटिसेल्स। और रंध्र को क्या कहते हैं? एस्टोमाटा कहते हैं। तो पौधे के सभी भाग अलग अलग श्वसन करते हैं, अर्थात सांस लेते और छोड़ते हैं। जड़ किसके द्वारा सांस लेते छोड़ते हैं? मूल रोम के द्वारा। तना किसके द्वारा? वातरंध्र के द्वारा। पत्ती किसके द्वारा? रंध्र के द्वारा। और किस विधि का इस्तेमाल करते हैं? विसरण विधि का इस्तेमाल करते हैं। किस विधि का इस्तेमाल करते हैं? विसरण विधि का। विसरण विधि तो आप लोग भूल गए होंगे। अब भूल गए तो टेंशन नहीं लेना है। सेल वाले चैप्टर यानी पहले चैप्टर में पढ़ाए थे, पढ़ लीजिएगा। जड़ जो है मिट्टी के कणों के बीच फंसे हवा से ऑक्सीजन लेता है और मिट्टी के कणों के बीच ही कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है। किस विधि से? ठीक उसी तरह तना इसके द्वारा और पत्ती रंध्र के द्वारा। अब ध्यान दीजिए कि पौधा का सारा भाग अलग अलग श्वसन क्यों करता है? वो इसलिए कि पौधे में गैसों का परिवहन की कोई व्यवस्था। जंतु के शरीर में ब्लड होते हैं जो गैसों को एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाते हैं, लेकिन ये ब्लड पौधे में होते हैं। तो पौधे के सभी भाग अलग अलग श्वसन करते हैं। क्यों? तो पौधे के शरीर के भीतर गैसों की परिवहन की कोई व्यवस्था नहीं है। पौधे के भीतर गैसों की परिवहन की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण ही पौधे के सारे भाग अलग अलग सांस लेते छोड़ते हैं। किस विधि का इस्तेमाल करके? जड़ किसके द्वारा सांस लेते छोड़ते हैं? तना किसके द्वारा? पत्ती किसके द्वारा? और पौधे जो है सांस लेते छोड़ते हैं वे ऑक्सीजन ही लेते हैं। जैसे मानव की बात करिएगा सारा कुछ ले लेते हैं, ठीक है, लेकिन पौधे केवल कौन चीज खींचेगा? ऑक्सीजन खींचेगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देगा। क्लियर हो गया? ऑक्सीजन लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा श्वसन की प्रक्रिया में। क्लियर हो गया? ध्यान रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण भी होता है पौधे में, उसमें पौधा कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन। तो ये श्वसन है, इसीलिए घोलमेल नहीं करना है, ठीक है। बहुत को होता है कि प्रकाश संश्लेषण और श्वसन एक ही है, बिल्कुल अलग अलग और एक दूसरे के विपरीत प्रक्रिया है। पौधे श्वसन के दौरान ऑक्सीजन लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे। क्लियर? पौधे श्वसन किसी भी सजीव में होगा, ऑक्सीजन लिया जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान ये दीजिए कि पौधे दिन के समय श्वसन के लिए वातावरण से ऑक्सीजन गैस ग्रहण नहीं करते, लेकिन ये ब्लड पौधे में होते हैं। तो पौधे के सभी भाग अलग अलग श्वसन करते हैं। क्यों? तो पौधे के शरीर के भीतर गैसों की परिवहन की कोई व्यवस्था
नहीं है। पौधे के भीतर गैसों की परिवहन की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण ही पौधे के सारे भाग अलग अलग सांस लेते छोड़ते हैं। किस विधि का इस्तेमाल करके? जड़ किसके द्वारा सांस लेते छोड़ते हैं? तना किसके द्वारा? पत्ती किसके द्वारा? और पौधे जो है सांस लेते छोड़ते हैं वे ऑक्सीजन ही लेते हैं। जैसे मानव की बात करिएगा सारा कुछ ले लेते हैं, ठीक है, लेकिन पौधे केवल कौन चीज खींचेगा? ऑक्सीजन खींचेगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देगा। क्लियर हो गया? ऑक्सीजन लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा श्वसन की प्रक्रिया में। क्लियर हो गया? ध्यान रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण भी होता है पौधे में, उसमें पौधा कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन। तो ये श्वसन है, इसीलिए घोलमेल नहीं करना है, ठीक है। बहुत को होता है कि प्रकाश संश्लेषण और श्वसन एक ही, बिल्कुल अलग अलग और एक दूसरे के विपरीत प्रक्रिया है। पौधे श्वसन के दौरान ऑक्सीजन लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे। क्लियर? पौधे श्वसन किसी भी सजीव में होगा, ऑक्सीजन लिया जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान ये दीजिए कि पौधे दिन के समय श्वसन के लिए वातावरण से ऑक्सीजन गैस ग्रहण नहीं करते। पौधे दिन में श्वसन के लिए वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण नहीं करते। तो क्या पौधे दिन में श्वसन नहीं करते हैं? करते हैं। आपको पहले ही बताया, श्वसन रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया। रुका तो गया। तो श्वसन तो लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, फिर पौधे दिन में श्वसन के लिए ऑक्सीजन क्यों नहीं ग्रहण करते हैं? तो ध्यान दीजिए, श्वसन की प्रक्रिया कहां पर होता है? और थोड़ा दिन की परिस्थितियों को समझे। दिन में पौधे के कोशिका के भीतर क्या होते हैं? हरित लवक। यहां क्या चलते रहता है? प्रकाश। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया में दोस्तों, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा? तो पौधे दिन में श्वसन के लिए ऑक्सीजन इसलिए बाहर से ग्रहण नहीं करते हैं क्योंकि दिन में पौधे में क्या होते रहता है। और आप जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में बाय प्रोडक्ट में क्या बनता है? तो दिन में पौधा के कोशिका के भीतर ही ढेर सारे ऑक्सीजन में बनते रहते हैं। दिन के समय पौधा के कोशिका के भीतर ही ढेर सारे ऑक्सीजन बनते रहते हैं। किस प्रक्रिया के दौरान? और जब कोशिका के भीतर ही ढेर सारा ऑक्सीजन है तो पौधा को श्वसन के लिए बाहर से ऑक्सीजन लेने की जरूरी है। तो दिन के समय पौधा श्वसन के लिए बाहर से ऑक्सीजन इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि दिन के समय पौधा में प्रकाश संश्लेषण चलते रहता है, जिसके दौरान ढेर सारे ऑक्सीजन बनते हैं और उसी ऑक्सीजन का इस्तेमाल वह अपने श्वसन के लिए कर लेते हैं। और पौधा दिन में जो श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसको वो बाहर नहीं निकालते हैं, क्योंकि दिन में पौधा में प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी जरूरी है? तो पौधे में दिन में श्वसन के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं वो तुरंत कहां चला जाता है, और थोड़ा बहुत ऑक्सीजन की जो जरूरत होती है डायरेक्ट कहां आ जाता है। इसलिए पौधा दिन में श्वसन के लिए ऑक्सीजन नहीं लेते हैं और न ही पौधा दिन में श्वसन में बने कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। पौधे दिन में श्वसन हेतु ऑक्सीजन इसलिए बाहर से नहीं लेते हैं क्योंकि अंदर में ही ढेर सारा ऑक्सीजन है। जब घरे में मुर्गा फार्म है तो बाहर से खरीद कर लाएंगे जी, सिंपल सी बात है। आपने मुर्गा मारकर खाएंगे। तो दिन में दोस्तों, दिन में अंदर ही ऑक्सीजन इतना पैदा होता है कि पौधा को बाहर फेंकना पड़ता है ऑक्सीजन को। तो जब अंदर ही ऑक्सीजन भरा पड़ा है तो बाहर से लेने की क्या जरूरी है? लेकिन रात में तो प्रकाश संश्लेषण होता, लेकिन श्वसन रुकने वाली प्रक्रिया है नहीं है। तो पौधा रात में फिर श्वसन के लिए बाहर से ही ऑक्सीजन लेते हैं और रात में श्वसन में बने कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते रहते।
क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत? अब पौधे में जो बाह्य श्वसन होता है उसकी 3 विशेषता को आप याद रखिए। पहली विशेषता कि पौधे के सारे भाग अलग अलग श्वसन करते हैं, जड़ तना पत्ती अलग अलग श्वसन करते हैं। दूसरा बात कि पौधे में गैसों का परिवहन होता। और तीसरी बात, पौधे को बहुत कम ऊर्जा की जरूरी है, इसीलिए पौधे में श्वसन या सांस लेने की छोड़ने की प्रक्रिया जंतुओं के तुलना में काफी धीमी गति से होता है, क्योंकि उसे ऊर्जा चाहिए नहीं, कुछ करना है नहीं, खड़ा रहना बस, कुछ करना है। जंतु को बहुत कुछ करना है, नहीं कुछ करना है फिर भी कुछ करना है, क्या? कोई दिक्कत नहीं ना? समझ गए ना? तो पौधे के बाह्य श्वसन के 3 विशेषता हमें याद रखना है। पहली कि पौधे के सारे भाग एक साथ श्वसन नहीं करते, अलग अलग। दूसरी, पौधे में गैसों का परिवहन। तीसरी, पौधे में श्वसन गति जंतुओं की तुलना में बहुत धीमा होता। क्लियर हो गया? पौधे के बाह्य श्वसन समझ गए? एक बार नजर दोहराइए तो फिर हम अगला टॉपिक पर आते हैं। एक क्वेश्चन पूछा कि रात में लाइट जला देंगे तब क्या होगा? पूरा बायोलॉजी का एकदम कन कन समझने का कोशिश कर रहा है। खाना खाते समय ऑक्सीजन जरूरी है ना? बिल्कुल, नहीं तो सांस रोकिए, देखिए कितना देर जरूरी नहीं है। चालू कीजिए तो चालू कीजिए इसको। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? समझ रहे ना? आइए दोस्तों, जंतुओं में बाह्य श्वसन। जंतुओं में बाह्य श्वसन में मोनेरा पहला कौन किंगडम? और मोनेरा किंगडम में तो वायवीय श्वसन होता ही, क्योंकि इन जीवों कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया होता ही, तो इसको ना तो सांस लेना है सांस छोड़ना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अर्थात मोनेरा किंगडम के जीवों में बाह्य श्वसन की कोई आवश्यकता नहीं। हालांकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं जिसे वे विसरण विधि द्वारा कोशिकाओं के बाहर निकालते। तो जंतुओं में बाह्य श्वसन कैसे होता है? जंतुओं में सांस लेने छोड़ने की प्रक्रिया कैसी होती है? तो जंतुओं में सारे जंतु भी एक तरह से सांस लेते छोड़ते। मोनेरा किंगडम के जीवों में तो हमेशा अवायवीय श्वसन ही होता है। अवायवीय श्वसन में बाह्य श्वसन की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी आप देखे थे कि मोनेरा किंगडम के बैक्टीरिया में कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा था जिसे उसे बाहर निकालना है, जिसे वह विसरण विधि के द्वारा क्या कर देते हैं, बाहर। बाकी समस्त एक कोशिकीय जीव, समस्त एक कोशिकीय जीव तथा ऐसे जीव जिनमें
अंग नहीं होते हैं, जिनमें अंग, और किन किन में अंग नहीं होते हैं? पोरीफेरा में, सिलिंडरेटा में, प्लेटी हेलमेंथीज में, एसके प्लेटी हेलमेंथीज, एसके हेलमेंथीज में अंग होते हैं, लेकिन श्वसन वाला अंग नहीं होता है। तो ऐसे जीव जो एक कोशिकीय हैं और ऐसे जीव जिनमें अंग, उनमें सांस लेने की, छोड़ने की प्रक्रिया कोशिका के सतह से या शरीर के सतह से किस विधि का इस्तेमाल होता है? विसरण विधि, डिफ्यूजन प्रोसेस, जिसमें कोई ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, अपने आप अंदर बाहर हो जाता है। तो ऐसे जीव जो एक कोशिकीय हैं, और एक कोशिकीय में केवल प्रोटिस्ट है, क्योंकि मोनरा को कोई जरूरी नहीं है सांस लेने छोड़ने का। तो एक कोशिकीय जीव और ऐसे जीव जिनमें कोई अंग नहीं होते हैं, वे बाह्य श्वसन कोशिका के सतह से एक कोशिकीय जीव और शरीर के सतह से बहुकोशिकीय बिना अंग वाला जीव किस विधि का इस्तेमाल करके करते हैं? जैसे पोरीफेरा में कोई अंग नहीं होते, तो वो कैसे सांस लेगा छोड़ेगा? तो शरीर के सतह से विसरण विधि द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करेगा और विसरण विधि द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देगा। क्लियर हो गया? ऐसे जंतु जिनमें कोई अंग नहीं है और अंग है तो कोई श्वसन अंग नहीं है, वो विसरण विधि का इस्तेमाल करके ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को। एक कोशिकीय जीव जैसे प्रोटोजोआ हो गया, वो तो वायवीय शोषण करेगा क्योंकि उसके कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो प्रोटोजोआ जो है विसरण विधि के द्वारा, कोशिका झिल्ली से विसरण विधि के द्वारा ऑक्सीजन लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेगा, ऑक्सीजन लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेगा। कोई दिक्कत? अगला आते हैं, अब समझिए कीट और मकड़ी। ऑर्थोपोडम है, कीट और मकड़ी में बाह्य श्वसन के लिए क्या पाया जाता है? ट्रेकिया पाया जाता है। बाह्य श्वसन के लिए क्या पाया जाता है? ट्रेकिया पाया जाता है। और ट्रेकिया क्या है? ट्रेकिया एक लंबी नली के समान संरचना है, लंबी, जिसका एक सिरा डायरेक्ट कहां लगा रहता है? उत्तक, फिर उत्तक से कोशिका, फिर उत्तक से कोशिका में, और एक इसी नली का दूसरा सिरा शरीर के सतह पर, शरीर के सतह पर, शरीर के सतह पर आकर खुलता है। तो कीट और मकड़ी में बाह्य श्वसन को कंप्लीट करवाने के लिए क्या होता है? ट्रेकिया होता है। क्या होता है? ट्रेकिया एक लंबी नली के समान संरचना है, जिस नली का एक सिरा किसके संपर्क में रहता है? उत्तक, फिर उत्तक से, वही नली का दूसरा सिरा कौन खुला रहता है? जो सीधे वायुमंडल के संपर्क में रहता है। वायुमंडल से ऑक्सीजन जाता है और सीधे कहां पहुंच जाता है? अब कोशिका में ग्लाइकोलाइसिस क्रेब साइक्लिक होना है। तो ट्रेकिया जो कीट और मकड़ी में बाह्य श्वसन को संपन्न करवाता है, ट्रेकिया डायरेक्ट वायुमंडल से ऑक्सीजन लेता है, आप पहुंचा देता कहां? और ट्रेकिया का वह छिद्र जो शरीर के सतह पर आकर खुलता है, उसे एस्पायरेकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, अंग्रेजी हिंदी में श्वास रंध्र कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ट्रेकिया का वह भाग, ट्रेकिया का वह सिरा जो कीट और मकड़ी के शरीर के सतह पर आकर वायुमंडल के संपर्क में आकर खुलता है, उसे हम क्या कहते हैं? श्वास रंध्र। तो कीट और मकड़ी बाह्य श्वसन किसके द्वारा? ट्रेकिया के द्वारा। अब मछली में तो आप जानते हैं, बताएं दिया किसके द्वारा? गिल्स के द्वारा। और कुछ मछली जैसे गरई, सिंही, मांगुर सब में गिल्स के अतिरिक्त श्वसन अंग भी होते हैं, जो वायुमंडल से कुछ ऑक्सीजन ग्रहण करने में क्या होते हैं? सक्षम होते हैं। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं। अब आइए कि मानव में बाह्य श्वसन कैसे होता है। तो मानव में
बाह्य श्वसन को कंप्लीट करवाने के लिए एक बहुत ही विकसित तंत्र बने होते हैं जिसका नाम है रिस्पायरेटरी सिस्टम। जिसका नाम क्या है? मानव के शरीर में बाह्य श्वसन को कंप्लीट करवाने के लिए मानव के शरीर में या सभी विकसित जंतु के शरीर में बाह्य श्वसन अर्थात सांस लेने छोड़ने की प्रक्रिया को संपन्न करवाने के लिए कौन से तंत्र बने रहते हैं? रिस्पायरेटरी सिस्टम बने होते हैं। और अगर हमें मानव के बाह्य श्वसन को समझना है तो निश्चित रूप से किसको समझना पड़ेगा? रिस्पायरेटरी सिस्टम को समझना पड़ेगा। तो आइए नेक्स्ट क्लास में दोस्तों किसको समझने की कोशिश करेंगे? रिस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। ओके, मिलिए अगले क्लास में।